Assalamu alaikum students of class 4th. Yesterday we started the lesson 1 which was titled The Silver Fish. Today we are going to solve the exercise. Let's move to the exercise. The first question in your exercise is, in your own words relate the story discussed in the poem. पहला क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है वो ये है कि ये कहानी अपने लफ्जों में लिखिए। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट लेसन डज द पोएम टीच, ये नज़म हमें क्या सबक देती है। तो चलें सबसे पहले हम ये दो सवाल सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको स्टोरी कल का लेसन सुन के अच्छी तरह समझ आ गई होगी, पोएम समझ आ गई होगी और डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब ये एक्सरसाइज भी आपने अपनी कॉपीज में ये दो सवाल कॉपी में लिखने हैं, ए एंड बी। रिलेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। This story is about a person who was cheated by a fish. ये कहानी, ये नज़म हमें किसकी कहानी सुनाती है? एक ऐसे बंदे की जिसके साथ मछली ने धोखा किया था। The fish promised to fulfill one of his wishes if he would set him free. उस मछली ने वादा किया था कि अगर वो उसको आज़ाद कर देगा तो मछली उसकी ख्वाहिश पूरी करेगी। When the fish was set free, it did not fulfill its promise. लेकिन जब उस मछली को आजाद किया गया तो उसने उसका प्रॉमिस पूरा नहीं किया। When the fish was caught the next time, it was not set free, rather it was eaten by the poet. उसका नतीजा ये निकला कि जब मछली को अगली दफा पकड़ा गया तो उसको फिर आजाद नहीं किया गया बल्कि वो उसको पोएट ने खा लिया। What lesson does the poem teach? ये नज़म हमें क्या सबक देती है? This poem teaches us the lesson that we should not trust the strangers because they can cheat us. ये नज़म सबसे पहले हमें ये सबक देती है कि हमें अजनबियों पर एतबार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमें धोखा दे सकते हैं। जिस तरह से पोएट ने नज़म में मछली पर एतबार करके उसे छोड़ दिया तो उसने पोएट को धोखा दिया। Secondly, it also tells us that lying is a bad habit and the liar always suffers in life. इसके अलावा ये हमें ये भी बताती है कि झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत है और झूठ बोलने वाला हमेशा जिंदगी में नुकसान उठाता है। बच्चों अब हम सी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपने क्या करना है कि ये आपको मीनिंग दिया हुआ है और इस मीनिंग वाले वर्ड्स आपने पोएम में से ढूंढने हैं और आपको फर्स्ट अल्फाबेट भी बता दिया गया है कि फर्स्ट अल्फाबेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पर आप देखें अ रेजिडेंस ऑफ अ किंग, तो उसके आगे पी लिखा हुआ है और आगे डैश है, ठीक है, तो पी से वो वर्ड शुरू होता है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड के सामने के लिखा है, थर्ड के सामने एफ, फोर्थ के सामने डी और फिफ्थ के सामने एल। ये हमने आपके लिए सॉल्व किया है, यहां से पढ़ लेते हैं। Find the words from the poem that mean a residence of a king, एक बादशाह का घर जिसको पैलेस कहते हैं। A country having a king or queen, एक ऐसा मुल्क जिसका बादशाह और मलका हो उसको किंगडम कहते हैं। Silly और without sense, यानी बेवकूफ या बगैर अकल के, तो उसको foolish कहते हैं। foolish का मतलब भी होता है अहमक। प्लीजिंग टू आवर सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल, इसका मतलब है कि वो चीज़ जो हमें चखने में या सूंघने में भली मालूम हो, तो डिलिशियस, द वर्ड इज डिलिशियस। और अगर आपको याद हो तो हमारी पोएम का आखिरी लफ्ज भी डिलिशियस था। अ पॉन्ड लाइक बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय अ कोरल रीफ, एक ऐसा हिस्सा जो जिसमें जमीन में पानी हो काफी सारा, उसको क्या कहते हैं? लगून। लगून, और ये लफ्ज भी हमारी पोएम में शुरू में ही आया था। अब बच्चों हमने लास्ट सवाल करना है। इस सवाल को गौर से समझिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई वेदर दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, नाउन्स और एडजेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर डी में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और उस बॉक्स के अंदर काफी सारे वर्ड्स लिखे हैं। इन वर्ड्स में से आपने चुन के नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स अपने अपने कॉलम में लिखने हैं। अगर कोई नाउन है तो वो नाउन की रो में लिखना है, अगर कोई वर्ब है
तो वो वर्ब के कॉलम में लिखना है, और अगर वो एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव के कॉलम में लिखना है। वैसे तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अ नाउन? A word that refers to a person, place, things, etc. For example, nurse, cat, oil, boy, girl. वो लफ्ज जो हमें किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी चीज के बारे में बताए उसे नाउन कहते हैं। जैसा कि नर्स एक इंसान है, कैट एक जानवर है, ऑयल एक थिंग है, चीज है, और इसी तरह बॉय और गर्ल। What is a verb? A verb shows an action in a sentence. For example, go, speak, eat, wash. वो लफ्ज जो हमें कोई एक्शन बताए, किसी काम का होना बताए, उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, स्पीक, ईट एंड वॉश। What is an adjective? A word that describes or gives more information about a noun and a pronoun. For example, cold, happy, young, old. एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उनकी क्वालिटीज बताता है। जैसा कि अगर हम कह रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, वेदर, मौसम को इंग्लिश में कहते हैं वेदर, लेकिन अगर हम कहें ठंडा मौसम तो इसको कहेंगे कोल्ड वेदर। तो कोल्ड एडजेक्टिव और वेदर नाउन। इसी तरह बॉय हमने पढ़ा था कि बॉय इज अ नाउन, तो अगर हम कहें हैप्पी बॉय तो हैप्पी इज एन एडजेक्टिव एंड बॉय इज अ नाउन। यंग गर्ल, अगर हम कहें यंग गर्ल तो यंग इज एन एडजेक्टिव जो कि हमें बता रहा है गर्ल के बारे में, यंग गर्ल। ओल्ड मैन, तो ओल्ड इज एन एडजेक्टिव एंड मैन इज अ नाउन। उम्मीद है कि आपको नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इस लिस्ट में से ढूंढते हैं। ये आपके लिए हमने टेबल बना दिया है, लेकिन इसको आपने अच्छी तरह समझ के करना है, सिर्फ कॉपी नहीं करना बल्कि समझ के करना है कि हमने अगर वर्ड सर्वेंट को नाउन वाले टेबल में लिखा है तो वहां पर क्यों लिखा है। ठीक है, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, तो चूंकि वो एक इंसान होता है इसलिए वहां पर उसको हमने नाउन में लिखा है। फूड, गजा, वो भी नाउन है। कबर्ड, अलमारी। चेयर, कुर्सी। फ्लावर, फूल। कट, कट एक ऐसा लफ्ज है जो दोनों तरह इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पे भी और वर्ब के तौर पे भी। मैं आपको मिसाल देती हूँ। आई हैव अ कट ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर एक जख्म है, तो यहां पर ये नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो वर्ब में भी ये लफ्ज हमने लिखा हुआ है। जैसे दे हैव कट देयर क्रॉप, क्रॉप कहते हैं फसल को, तो उन्होंने अपनी फसल काट ली है, तो यहां पर ये वर्ब है। ठीक, तो कट जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। इसी तरह कंप्लेन, कंप्लेन भी एक ऐसा लफ्ज है जो जिसका मतलब है शिकायत। वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, दोनों तरह इस्तेमाल होता है। अगर हम नाउन के तौर पर इसे इस्तेमाल करें तो इस तरह का जुमला बनेगा, आई हैव मेड अ कंप्लेन, मैंने शिकायत दर्ज करा दी है। और अगर हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें तो ऐसे जुमले बनेगा, शी हैज कंप्लेन्ड अबाउट हर हेल्थ, उसने अपनी सेहत के बारे में, मतलब सेहत उसकी ठीक नहीं है तो उसको अपनी सेहत के बारे में तकलीफ है। ठीक है, तो कंप्लेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पे भी। अब वर्ब वाले कॉलम में आ जाइए। लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर उठाना। फाउंड, ढूंढना या मिला। टर्न्ड, मुड़ा। अब तीसरे कॉलम में आ जाए जो कि एडजेक्टिव है। लिटिल, थोड़ा। सनी, धूप। यंग, नौजवान। गुड, अच्छी। कूल, ठंडा। आपका होमवर्क ये है कि आपने जो लास्ट कॉलम है एडजेक्टिव्स का, उसके साथ कोई नाउन ढूंढना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपने खुद ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल वाटर, सनी डे,
यंग मैन, गुड न्यूज, कूल वेदर। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स जो हैं इनको किसी नाउन के साथ आप जोड़ेंगे तो दो वर्ड्स मिलाकर आपने कोई मुनासिब सा जुमला जो मुनासिब सी फ्रेज बनाकर अपनी कॉपी में लिखनी है। तो बच्चों आपके अब टोटल 3 होमवर्क हो गए। पहला ये कि नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आपने सेपरेट कॉलम्स पर अपनी बुक में लिखने हैं, जो कि यहाँ पे हमने आपको टेबल में लिख के दे दिए हैं। दूसरा, आपने जितने भी मीनिंग्स आपको लेक्चर में बताए गए हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स कॉपी में लिखने हैं। अपना होमवर्क जल्दी से पूरा करके भेजिएगा उसकी तस्वीर, ताकि आपको नई वीडियो भेजी जा सके।